दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के बारे में मैं खुद क्या बोलूं, आप खुद सुने और फैसला करें। अकेला रहना मुश्किल होता है, मगर इंसान की फितरत, उसकी भूख, उसका लालच उसको मार डालता है। इंसान कभी भी अच्छा करने जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। किसी की भलाई करने जाओ तो ऐसा न हो मुसीबत आपके ही गले पड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है राम अग्रवाल के साथ। अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वह दूसरी शादी करता है जो उसके ही गले की हड्डी बन जाती है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कर बताएं। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती 27 सितंबर को। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बांदा। बांदा जिले में थाना लगता है मटन थाना, और इसी मटन थाने में गांव है चमरा गांव। 27 सितंबर की बात है। चमरा गांव में सुबह सुबह कुछ लोग यूं ही टहलने निकले थे, टन ले निकले थे। तो आसपास वो देख रहे थे। देखने के दौरान उनको एक अजीब सी चीज दिखती है। दरअसल गांव के जितने कुत्ते थे एक झाड़ी के पास जा जा के रुक रहे थे। अब ये चीज जब वो देखते हैं तो उन्हें लगा शायद कोई जानवर हो। तो जानवर की बात जब जहन में आई कि शायद कोई जानवर मर गया होगा, तो जब यह बात आई तो फिर यह हुआ कि अगर यही मरा है तो यही बदबू करेगा। इससे पहले कि कुछ बदबू फैले, इस जानवर को यहाँ से हटाना चाहिए। बस इसी उम्मीद के साथ गांव वाले जो टहल रहे थे उस झाड़ी के पास जाते हैं। झाड़ी के पास जाते हैं, झाड़ी के अंदर झांकते हैं, और जैसे ही झांकते हैं अंदर जो कुछ देखते हैं उसे देखने के बाद चीखते हुए बाहर आते हैं। चीख इतनी तेज थी कि गांव के सारे लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद फिर से झाड़ी के अंदर जाते हैं। जाने के बाद जब झाड़ी के अंदर देखते हैं तो अंदर एक महिला की बिना कपड़ों के, बिना सर के, बिना उंगली के डेड बॉडी मिलती है। यानी एक डेड बॉडी जिसके तन पे ना तो कोई कपड़ा था, ना ही धड़ के ऊपर का सर था, ना ही हाथों में कोई उंगलियां थी। अब यह चीज जैसे ही गांव वाले देखते हैं, देखने के बाद पहले तो बदहवास आनंद फानन ने पुलिस को फोन किया। मटन थाना मौके पर भागा भागा पहुंचा। पहुंचने के बाद पुलिस वाले भी बॉडी देख के सन, ये कैसी बॉडी है। जोक, आमतौर पर डेड बॉडी मिलना आम बात है, लेकिन इस हिसाब से बॉडी मिलना, और खासकर एक महिला की बिना कपड़ों की, बिना सर की, बिना उंगली की, तो पुलिस वालों के लिए भी एक सर चकराने वाला मामला। बहरहाल पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। भेजने के बाद जांच पड़ताल शुरू। तो जांच पड़ताल में सबसे पहले गांव वालों से पूछा गया कि यह महिला कौन है, क्या आपके गांव की है। अब ये चीज जब गांव वालों से पूछी गई तो गांव वालों ने सीधा सीधा मना कर दिया और कहा, नहीं साहब, ये महिला ना तो हमारे गांव की है और ना ही हम इसको जानते हैं। अच्छा, इसी बीच एक चीज और हुई। जब पुलिस वाले आते हैं और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी के पास जाते हैं कवर करने के लिए, तो उस घटना से जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 50 से 100 मीटर दूर की बात है, एक दूसरा फोन पुलिस वालों के पास आता है और दूसरा फोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब, यहाँ पर एक महिला का सर पड़ा हुआ है। यानी बॉडी कहीं और थी, सर कहीं और मिलता है। पुलिस की टीम वहां भागी भागी पहुंची। अब सर देखा गया तो सर की भी हालत ऐसी थी कि उसे देखने के बाद पुलिस वालों की पसीने छूट गए थे, क्योंकि जो बाल थे वो उखड़े हुए थे। चेहरे पर भी कुछ चोट के निशान थे। गर्दन कटी हुई थी और ऐसा देखने में लग रहा था कि गर्दन भले ही काटी गई, लेकिन चेहरे को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अब बॉडी कहीं और मिली, उसके बाद सर कहीं और मिला। दोनों चीजें लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर गांव वालों से पूछताछ हो रही। गांव वाले हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। अब क्या करें। इसके बाद पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों में इत्तला कर दिया कि किसी के घर की कोई महिला गायब हो, किसी के घर का कोई ऐसा सदस्य जो कुछ जानता हो, या फिर किसी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो आए और हमें इत्तला करें। साथ ही अब पुलिस वाले इस मामले में आसपास के
इलाकों के गांव के जितने प्रधान थे, गांव के ऐसे लोग जिनसे पुलिस वालों का संबंध था, जितने लोग पुलिस वालों के मुखबिर थे, उन तमाम लोगों को पुलिस वालों ने फिर से एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद उनसे कहा कि आपके इलाके की अगर कोई महिला गायब, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। साथ ही कोई ऐसी महिला जो कही जा रही हो कि वह किसी रिश्तेदार के आ गई है या फिर किसी दोस्त के यहाँ गई है, कहीं मायके चली गई है, ससुराल चली गई है, लेकिन उसके जाने आने पर, उसके ऐसे बोलने पर, उसके घर वालों के ऐसे बयान पर अगर किसी को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो आप लोग हमें बताइए। आपकी नाम, आपकी पहचान, तमाम चीजें गुप्त रखी जाएंगी और इस मामले में हम कुछ कार्रवाई कर लेंगे। पुलिस वालों ने जब यह पासा फेंका तो पुलिस वालों को उम्मीद थी कि ऐसे पासे में अक्सर कई मामले सुलझ जाते हैं, लेकिन इत्तफाक देखिए कि यहाँ भी इस मामले में कोई फायदा नहीं। किसी भी मुखबिर से कोई जानकारी ही नहीं मिल रही। पुलिस वालों के पास यह उम्मीद तो थी कि सारे मुखबिर जब लगाएंगे, सारे घोड़े खोल देंगे तो कोई ना कोई बता देगा कि साहब मेरे गांव की एक महिला गायब है, या फिर एक महिला जो मायके गई है, एक महिला जो ससुराल चली गई है, एक महिला जो किसी रिश्तेदार के आ गई है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि कहीं भी किसी भी मुखबिर के मुंह से ऐसी कोई इनपुट या फिर ऐसी कोई जानकारी मिली ही नहीं जिससे पुलिस वालों को डाउट हो। अब पुलिस वाले क्या करें, सबसे पहले लोगों से पूछताछ करके देख लिया, साथ ही अब अपनी मुखबिर एक्टिव कर लिए, लेकिन कहीं से जब कोई जानकारी मिली नहीं तो वहां के जो पुलिस अधीक्षक, जिनका नाम था अंकुर अग्रवाल, एसपी साहब अंकुर अग्रवाल साहब को लगा कि यह केस जो है जितना सिंपल देख रहा है और जिस हिसाब से बॉडी के साथ ब्रूटल की गई है, यानी पहले कत्ल करना, कत्ल करने के बाद गर्दन को काटना, काटने के बाद फिर उंगली काट लेना, चेहरे को बिगाड़ने का प्रयास किया जाना, ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि जो भी कातिल है, पहली बात तो बहुत बड़ा हैवान है और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कातिल बहुत ही शातिर है। कातिल को खूब पता था कि पहले गर्दन काट देनी है, उसके बाद चेहरा भी अगर हम बिगाड़ देंगे और अगर हम फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए उंगली ही काट लेंगे तो लाश की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब यह चीज जब अंकुर अग्रवाल साहब को लगा तो उन्होंने फिर कुछ दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि अब इस केस को मैं अपने तरीके से सुलझा लेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने थाने थे और बांदा जिले के आसपास जितने जिले थे, उन तमाम थानों में, उन तमाम जिलों में, उनके कोतवालों में इस महिला से मिलता जुलता डिटेलिंग भेजना और साथ ही यह खबर लगाना कि क्या किसी भी जिले में या फिर किसी भी थाने में कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। अब ये चीज अंकुर अग्रवाल जब भेजते हैं, भेजने के बाद अब उनका अपना एक सिस्टम था। उस सिस्टम के हिसाब से अलग अलग इलाकों में खबर लगाते हैं, अलग अलग थानों में ये पता लगाते हैं, उनके जितने मुखबिर थे, उनके जितने लोग थे, उन तमाम लोगों को जब एक्टिव करते हैं कि अगर कहीं से कोई महिला गायब हो, कोई महिला जो नहीं दिख रही हो या फिर कोई ऐसा शख्स जो बेद घबराया हुआ हो, जो अचानक से घर छोड़ के भाग गया हो, अगर ऐसी कोई जानकारी हो पूरे उत्तर प्रदेश में से कहीं भी और बांदा जिले के आसपास जितने भी जिले हैं, तो वहां से फिर कुछ मामला बनाया जाए। अंकुर अग्रवाल ने जब यह पासा फेंका तो इस उम्मीद के साथ कि अब आसपास के जिले से तो होगा कोई मामला, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। यानी यह महिला ना तो इस मटाउन थाना की रहने वाली थी, ना ही उसके आसपास के किसी थाने की रहने वाली थी, ना बांदा जिले के अगल-बगल किसी जिले की रहने वाली थी। अब ये चीज जब पुलिस वाले जानते हैं तो पुलिस वाले थोड़ा सा हैरान होते हैं कि अगर बॉडी है, एक महिला का कत्ल हुआ है, तो कत्ल होने के बाद उस महिला के बारे में कोई तो जानने वाला होगा। और ऐसा तो है नहीं कि यह लाश आसमान से टपक पड़ी है, यह लाश कहीं से आई होगी और आने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई 2000 किलोमीटर दूर
से होगा, आसपास की ही होगी, तो खबर क्यों नहीं लग रही। अब पुलिस वाले जब इस पहलू पे जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, इसी दौरान एक और चीज जितनी जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों के जहन में आती है, दरअसल यह जो मटन थाना था और यह जो चमरा गांव था, यह गांव सरहद थी। और ऐसा भी नहीं था कि सरहद एक थाने और दो थानों के बीच की, ऐसा भी नहीं था कि यह सरहद जो थी, जो चमरा गांव था, दो जिलों की सरहद थी। दरअसल यह दो राज्यों की सराहत थी, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। और अब तक पुलिस वाले जो भी जांच पड़ताल कर रहे थे, जो भी छानबीन कर रहे थे, यह तमाम जांच पड़ताल, तमाम छानबीन इसी उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस वालों ने इस एंगल पर सोचना किया कि अगर ये सरहद है, तो क्या गारंटी थोड़ी ना पुलिस वालों की लिमिट होती है कि ब्लॉक में काम करना, एक थाने पर काम करना, एक जिले में काम करना, एक प्रदेश में काम करना, क्रिमिनल या फिर कातिल की कौन सी लिमिट। वो तो प्रयास यही करेगा कि पुलिस वालों को उलझाया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो महिला है, यह उत्तर प्रदेश की ना हो कि मध्य प्रदेश की हो। अब जब इस थ्योरी पर पुलिस वालों ने सोचा, तो फौरन अंकुर अग्रवाल जो थे, उन्होंने बगल के थाने और बगल के उस मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने थाने आते थे, खासकर उस सटे इलाके में, वहां के कोतवाल से, वहां के एसपी साहब से, वहां के थानों से बातचीत की और कहा कि एक काम कीजिए, आपके थानों में जितनी भी महिलाओं के, जितनी भी ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो और आपके मामले में जितने भी ऐसे संदिग्ध लगे हो, वो तमाम डिटेलिंग आप हमें भेज दीजिए। अब इधर के एसपी साहब का आदेश हुआ, बगल वाले थाने ने भी सीरियसली लिया, मध्य प्रदेश के जितने थाने थे उन्होंने भी गंभीरता से लिया और सबने अलग अलग गुमशुदगी की जितनी रिपोर्ट थी, जितनी चीजें थी, वो तमाम चीजें भेजी। अच्छा, इस केस में एक दिक्कत और थी कि आमतौर पर जो पहचान करने का तरीका होता है, आदमी कपड़ों से मैच कराया जाता है कि गायब हुई महिला ने ये पहने थे, बॉडी मिली तो कैसी मिली, लेकिन यहाँ तो महिला ने कोई कपड़े पहने ही नहीं थे। बहरहाल पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 100 ऐसे मामले मध्य प्रदेश से निकल के सामने आए जो सितंबर महीने में गदगी के थे, यानी सितंबर महीने में जो महिलाएं गायब हुई थी अलग अलग थानों से। 100 ऐसे मामले अब अंकुर अग्रवाल के टेबल पर पड़े थे। अब अंकुर अग्रवाल सर के जब टेबल पर वो मामले पड़े, तो इन्होंने फिर फिल्टर करना शुरू किया कि कैसी महिला हो सकती है। तब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, तो क्या एज रही होगी, क्या क्राइटेरिया रहा होगा, क्या कद काठी रही होगी, कैसा कलर रहा होगा, इन तमाम चीज़ों को फिल्टर करते करते, तमाम चीज़ों को बारीकी से जांच पड़ताल करते रहते, छानबीन करते करते अंत में एक ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जिसपे कुछ डाउट हुआ। और यह गुमशुदगी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश का एक जिला है, छतरपुर, और इसी छतरपुर में एक थाना लगता है, गौरिहार थाना, और इसी गौरिहार थाना में यह रिपोर्ट दर्ज हुई थी। फौरन पुलिस ने गौरिहार थाने में कांटेक्ट किया और कि इस रिपोर्ट के बारे में आप हमें बताइए इसके बारे में। फिर वहां के पुलिस वालों ने जवाब दिया कि सर, यह गांव है पहरा गांव और इसी गांव की रहने वाली एक माया देवी है, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट है। फौरन पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करने के लिए पहरा गांव जाते हैं, माया देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट को बारीकी से खंगालने। तो जब बारीकी से जांच करना है और तमाम चीज़ों को जब जीरो शुरू करते हैं, तो अंत में जो संदिग्ध निकल के सामने आते हैं, वो संदिग्ध कोई और नहीं, गायब हुई महिला माया देवी के परिवार वाले ही होते हैं, जैसे उसका पति, उसके दोनों बच्चे और एक भतीजा। अब जब यह लोग संदिग्ध होते हैं और इनकी मौजूदगी ऐसा लगा कि हाँ, काइम सीन के आसपास थी, तो फौरन जो अकर अग्रवाल साहब थे, उन्होंने फिर माया देवी के पति राज अग्रवाल अहिरवार, उनके बेटे सूरज और दूसरे बेटे बजेश को उठाया। उठाने के बाद बांदा जिला लाते हैं। लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं, तो फिर यह सारे लोग फूट फूट के रोने लगते हैं और रोने के बाद पूरी
कहानी बताते हैं और इस कहानी के हिसाब से कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी शक्ते में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता। दरअसल जो माया देवी थी लगभग साल 2014-2015 में उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद पति से ज्यादा बनी नहीं और उसने अपने पति को छोड़ दिया। पति को छोड़ने के बाद अकेले ही जीवन गुजारने लगी और इसी अकेला जीवन गुजारने के दौरान माया देवी की जो मुलाकात है वो हो जाती है राज अग्रवाल अहिरवार से। अब राज अग्रवाल अहिरवार भी पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। पत्नी ने जाते जाते जवा दो बच्चों की जिम्मेदारी, जिसमें से एक का नाम था सूरज और दूसरे का नाम था बजेश, दोनों की जिम्मेदारी राज अग्रवाल के ऊपर छोड़ दी। अब इधर राज अग्रवाल भी अपने बच्चों को पालता, उसको अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात माया देवी से हुई। अब माया देवी से जब उसकी मुलाकात हुई, मुलाकात जब बातचीत आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं राज अग्रवाल को माया का जो नेचर था वो बड़ा अच्छा लगा। राम अग्रवाल ने भी सोचा कि बच्चे हैं, माँ का प्यार मिल नहीं रहा, मासूम है, छोटे हैं, तो अगर माया से मेरी शादी हो जाए तो शादी होने के बाद बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा। इधर माया के आसपास कोई है नहीं, सर पे छत नहीं है, तो माया को भी एक सहारा मिल जाएगा, दोनों ही खुश रहेंगे। लिहाजा फिर राज अग्रवाल ने सोचा कि एक बार माया से बात करते हैं। उसने माया से बात की, माया ने भी हाँ बोल दिया। इसके बाद माया और राज अग्रवाल ने शादी कर ली। उसके बाद एक छत के नीचे माया, राज अग्रवाल और राज अग्रवाल की पहली पत्नी से जो बच्चे थे दोनों सूरज और बजेश रहने लगे। अब रहने के बाद सारे लोग एकदम इत्मीनान से रह रहे हैं, खुशी खुशी, ना कोई कला ना कोई झगड़ा ना कोई विवाद, सारे लोग कायदे से रह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था एक और चीज होने लगी थी घर में। दरअसल जो बड़ा बेटा था वो तो बड़ा खुश था, लेकिन जो छोटा बेटा था बजेश वो थोड़ा परेशान रहने लगा। अब छोटा बेटा जब परेशान रहने लगा तो फिर पिता ने कहा कि बेटा क्या हुआ। अब जब ये सवाल पिता पूछे तो बेटा आनाकानी करने लगे कि नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन लगातार बेटा इधर परेशान है कायदे से। अब नई माँ आई थी तो बेटे को खुश रहना चाहिए था, लेकिन फिर परेशान पिता को थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद उसने फिर पूछा अपने बेटे को, हिम्मत हौसला दिया, कहा कि जो भी है बताओ, कोई दिक्कत है, तुमको किसी ने कुछ कहा है, पैसे की दिक्कत है या फिर माँ ने कुछ कह दिया। ये तमाम चीजें जब बोला जाता है तो फिर जो पिता था जब ये तमाम चीज बोलता है तो जो बजेश था अचानक से रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि पापा, आपने जिससे शादी की है वह अच्छी औरत नहीं है। अब यह चीज जब पिता सुनता है तो कहता है कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ। तो फिर बजेश कहता है कि जो माँ आई है वो मेरे साथ गलत काम करना चाहती है, मेरे साथ कहती है कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। मैंने माँ के रिश्ते लाज रखा, मैंने मना किया तो फिर मुझे धमकी दे रही कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो मैं अपने ऊपर रेप का चार्ज तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी और सबको बता दूंगी तुमने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। अब यह चीज जब पिता सुनता है, यानी जो राज अग्रवाल अहिरवार थे, तो सुनने के बाद एक तरह से उनको यकीन नहीं होता। उन्हें लगा कि लड़का बोल क्या रहा। एक तरफ माया के ऊपर भी भरोसा था, इधर बेटे के ऊपर भरोसा। अब पिता करे क्या, डाउट में माया से भी नहीं पूछ सकता था तो फिर कुछ दिन इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद अपने बीवी और अपने बच्चों पर नजर रखने लगता है। अब जब नजर रखने लगता है तो यहाँ तो इल्जाम लगाया था बजेश ने, न एक दूसरी भी बात पता चली। दूसरी बात क्या थी कि जब राज अग्रवाल अहिरवार और बजेश घर पर नहीं होते तो जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था सूरज, उम्र लगभग 22 साल, उसका और माया का संबंध होने लगा। माया अपने ही पति के बच्चे के साथ अपने पति के बेटे के साथ बिस्तर पर इंटीमेट यानी फिजिकल रिलेशन बना रही थी। अब यह चीज जैसे ही पिता देखता है तब उसके पैरों जमीन खिसक जाती है और उसे यकीन हो गया कि अगर इसने मेरे एक बेटे के साथ
ऐसा कुछ किया तो जाहिर सी बात है दूसरे बेटे को भी कह रही होगी। इसके बाद पिता इग्नोर करके वहां से जाता है। अपने दोनों बच्चों को, जिसम से एक सूरज दूसरा बजेश, दोनों को बुलाता है। सूरज को भी समझाता है और कहता है कि ये चीजें सही नहीं हैं। इधर जब सूरज को समझाता है तो सूरज को भी समझ में आता है कि ये चीज गलत है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो फंस चुका है। अगर वो संबंध नहीं बनाएगा तो वो फालतू में फंसा देगी। इधर तुमको भी फंसा रही है, कल को तुम्हें भी कुछ कह दे, इसीलिए इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि समझाने का या फिर कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये चीज जब पिता बोलता है तो मन में गुस्सा भी था, बच्चे भी दोनों समझ जाते हैं। साथ ही एक भतीजा था, वो भी शामिल हो जाता है। अब टोटल 4 लोग इस प्लान का हिस्सा थे। माया को जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसका पहला शादी टूट चुकी थी और वो कब से जिस्मानी भूख के लिए तरस रही थी, और रख अग्रवाल ने शादी करके उसकी मुराद पूरी कर दे। माया ने जब घर आकर 2 जवान लड़के देखे तो उसकी जिस्म की आग और बढ़ गई और उसने अपने ही पति के लड़के को अपना जिस्म के जाल में फंसाना शुरू कर दिया, जिसमें मैं वो कामयाब हो गई। मगर छोटा लड़का उसकी बातों माई आए इससे पहले ही उसने अपने पिता राज अग्रवाल को सब बता दिया। माया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। राज अग्रवाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को उसने छत दिया, अपना नाम परिवार दिया, वो औरत उसके साथ, उसके बच्चों के साथ ऐसा करेगी। राज अग्रवाल ने कहा था कि इस औरत को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो उसका बच्चा खुचा घर टूट जाएगा। अब बचा था तो कत्ल को डोट अमली जामा पहनाने का सबसे पहले प्लान बना। प्लान बनने के तहत अब पूरा परिवार शामिल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इन्होंने एक पिकअप का इंतजाम किया। उसके बाद उस पिकअप पे जो माया देवी थी उसको ये सारे लोग बैठा दहें और कहते हैं कि चलो घूमने निकलते हैं। इसके बाद ये लोग घूमने निकलते हैं। एक सुनसान जगह देख के माया देवी को उतारते हैं और गला दबा के माया देवी का कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल करने के बाद बचना कैसे, इसका प्लान इन्होंने पहले ही कर लिया था। तो ये मृत शरीर को लेके निकलते हैं। निकलने के बाद पहले मध्य प्रदेश की जो सरहद है उसको पार करते हैं। सरहद पार करने के बाद ये पहुंचते हैं बांदा जिले में। बांदा जिले में जो पहरा गांव था वहीं पर सुनसान जगह देखते हैं। देखने के बाद माया देवी को लिटा देते हैं। उसके बाद फिर कुल्हाड़ी निकालते हैं और कुल्हाड़ी निकालने के बाद उसकी गर्दन को काट देते हैं। गर्दन को काटने के बाद फिर मन में एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिंगरप्रिंट से कोई राज खुल जाए, इसलिए उन्होंने फिर उसकी उंगलियां भी काट दी। फिर यह हुआ कि अगर हम गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाए तो वहां से भी फंस जाएंगे, हमें लिखानी भी पड़ेगी, और लिखाए तो पुलिस वाले आसपास के इलाकों में पता करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि बॉडी की पहचान भी ना हो। इसके लिए फिर उन्होंने लास्ट से जितने कपड़े थे वो तमाम कपड़े भी अलग कर दिए। इसके बाद फिर गर्दन को काट के वहां से लेके निकलते हैं। लेकिन फिर इन्हें लगा कि गर्दन को लेके जाए कहाँ, कहीं दूसरी जगह फेंकें तो मामला फंस जाएगा, इसलिए चेहरे को खराब करते हैं और सर को भी यही फेंक देते हैं। जब चेहरा भी नहीं, बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना फिंगरप्रिंट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। उंगलियां इन्होंने कहीं और फेंक दी, साथ ही जो चेहरा था उसको कहीं और फेंक दिया। उसके बाद वहां से इत्मीनान से अपने घर पर आते हैं। आने के बाद फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब यह तमाम चीज जब पुलिस वाले सुनते हैं, ये तमाम बयान जो राज अग्रवाल, जो सूरज, जो ब्रिजेश और चौथा जो शख्स था वो दे रहा था, तो सुनने के बाद पुलिस वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला इस कदर जिस्मानी भूख की प्यासी कैसे हो सकती है कि एक शख्स से उसकी शादी हुई है, उसके बड़े बेटे से।
संबंध बना रही है, दूसरे बेटे से जबरदस्ती कर रही है, साथ ही इस कदर पागल है कि कह रही कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पर रेप का अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगवा दूंगी। अब यह तमाम चीज पुलिस वाले सुनते हैं। सुनने के बाद फिलहाल अभी इन तमाम लोगों को कोर्ट ने जेल भेजा है। जांच पड़ताल होगी, मुकदमा चलेगा, फिर जो होगा होगा होना। लेकिन बड़ी ताजुब की बात है, एक महिला एक आदमी से शादी करे, उसके बेटे से संबंध और दूसरे बेटे से भी जबरदस्ती, तो किस टाइप की महिला रही होगी। खैर, यह थी पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना। धन्यवाद।